न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र सिंघल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप हापुड़ में अपनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत स्मार्ट और बहुत युवा लग रहे हैं सर आप। थैंक यू सर। थैंक यू। जितेंद्र जी, सवाल ये है कि अभी 25 दिन पूर्व देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने लोकसभा पटल पर एक बजट रखा सर। तो वो जो बजट है सर, देश की तीसरी अर्थव्यवस्था में कितनी कारगर साबित होगी, कितनी मजबूत होगी, क्या लगता है आपको? देखिए जी, बजट जो दिया है गवर्नमेंट ने, वो बजट एक बहुत ही प्रगतिशील बजट दिया है। इस बजट के द्वारा हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा करा है कि ताकि हमारे जो देश है, देश को जो ग्रोथ है, ग्रोथ इंटैक्ट हमारी ये बनी रहे। और आगे के जो 10 साल हैं, 10 साल के लिए वो जो ग्रोथ के लिए एक जो है पीरियड कार्य के रूप में काम करेगा और ये ग्रोथ को एक जो बूस्ट देने वाला बजट है। अब आप सिंपल चीज़ें देखिए, उन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी। इसका मतलब क्या होगा, जो मिडिल क्लास पर्सन है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक, उनको कोई टैक्स नहीं देना। और एक ये बहुत बड़ा बूस्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए। सर, अभी वित्त मंत्री ने जब ये छूट दिया जी, दिल्ली चुनाव के पूर्व की बात है, तो उन्होंने ये भी कहा कि 1 लाख करोड़ के आसपास का घाटा भी होगा। तो वो राजस्व कहाँ से पूरा होगा सर? सर इस तरह के जो राजस्व हैं, गवर्नमेंट ने पहले ही प्लान कर रखा है कि इतने रुपए यहाँ से आएगा, यहाँ चला जाएगा। जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रही है या एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट ने पहले से प्लान कर रखा है कि वो पैसा वो जो है किस तरह से कहाँ से हमारा पैसा निकलेगा। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट की प्लानिंग बहुत बढ़िया है जी। जो हमारा टैक्स है, टैक्स हमारा भले ही जो कम होगा, जो बचेगा पैसा वो लोग खर्च करेंगे। हाँ, जो पैसा बचेगा वो आगे गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी। जो हमारा डेफिसिट है, डेफिसिट को आप देखिए 4% पे तक रखने का जो गवर्नमेंट का प्लान है, और 4% तक गवर्नमेंट रखने के लिए सफल हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा गवर्नमेंट के लिए। राइट सर, मतलब क्या इस बात से आप सहमत हैं कि जैसे हमारा टैक्स का पैसा 60,000 रुपये बच गया, अब वो पैसा हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कोई सामान खरीदेंगे और सरकार को जीएसटी के रूप में जाएगा पैसा? बिल्कुल जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा जी। अभी देखें जी, गवर्नमेंट ने जो लिमिट हमारी बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दी है, इससे गवर्नमेंट को कहीं कोई नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट को अगर हम हिसाब लगाएं तो डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट कैसे है? एक तो जो है, जब लोगों के हाथ में पैसा आ गया, उस पैसे को वो खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी में। कंजम्पशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जीएसटी का जो कलेक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो जितना गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रूप में पैसा आना है, उससे ज़्यादा तो ये गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में पैसा जाएगा। पहली चीज़। दूसरी क्या है कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जब इतना इनकम हमारा टैक्स फ्री हो गया तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ से शिफ्ट होगा। वो धीरे धीरे जब उधर मूव होगा तो इनकम लोगों की बढ़ेगी दोबारा से, और इनकम बढ़ेगी तो टैक्सेस के दायरे में लोग जो दोबारा चले जाएंगे। राइट। अच्छा सर, इस बार के बजट में खासतौर से देखा गया है कि एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप को बहुत बड़ा फोकस किया गया है। तो एमएसएमई सेक्टर की जो योजनाएं और उसका सर जो छूट होता है टैक्सेशन में, थोड़ा सा उसको विस्तार से बताइए आम जनता के लिए। सर ऐसा है, हमारे देश के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक अलग रोल है, लेकिन जो छोटा जो सेक्टर हमारा एमएसएमई सेक्टर है, वो हमारे जो जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसका 45% जनरेशन हमारे एम्प्लॉयमेंट का एमएसएमई सेक्टर के अंदर हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने उसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए पीएफ के अंदर, आप देखिए अभी पीएफ का रेट डिसाइड करा, 8.25% का पीएफ जो मिल रहा है, वो जितने भी लोगों को हमारे जो जॉब मिल रही है आगे जा करके, उनको बूस्ट देने के लिए एमएसएमई सेक्टर को गवर्नमेंट बढ़ावा दी है पिछले कई सालों से। गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स इस तरह की लेकर आई हैं जो एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंस मिल रहा है कम रेट पर, या उनको सब्सिडी के रूप में काफ़ी सारा पैसा मिल रहा है, या उनके लिए इस तरह की योजनाएं लेकर आई ताकि वो जो बूस्ट करें। अब स्टार्टअप लेकर आए, स्टार्टअप की वजह से हमारे इंडिया के अंदर इतने स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं, इतने बड़े स्केल तक वो लोग जब पहुँचने लगे हैं कि अब उन्होंने जनरेशन जो हमारा जॉब जनरेशन है, वो जॉब जनरेशन हमारा बहुत ज़्यादा अब बढ़ने लगा है। तो गवर्नमेंट ये देख रही है कि इस सेक्टर को बेनिफिट देने से हमारे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर जितने भी हमारे बेरोजगार यूथ हैं, उनको एक बहुत बड़ा काम उन्होंने दे दिया है। तो गवर्नमेंट ये देख रही है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करके लोगों को स्वावलंबी बनाए, ताकि वो अपने काम स्टार्ट करें, अपना खुद के मालिक बने, अपने खुद के मालिक बने, कहीं नौकरी ना करके अपने खुद के मालिक बने। इसलिए इस चीज़ को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने जो उसके अंदर लेकर आए हैं जी। सर मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सही हूँ, 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई सेक्टर तक का अलाउ किया गया है जी, है ना जी। तो उतना का टर्नओवर से बहुत सारा फायदा जो है होगा। और जो माइक्रो कंपनियां थी सर, उनको भी एमएसएमई सेक्टर में जोड़ा गया है
राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ा गया जी। जो लिमिट थी वो लिमिट को ये डबल कर दिया गया। पहले ये 250 करोड़ रुपए तक के लिए जाते थे, हाँ अब वो ये 250 को जो 500 करोड़ रुपए तक कर दिया। राइट। तो इसका मतलब जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं उनको जो बेनिफिट एमएसएमई सेक्टर के मिल रहे हैं वो कंटिन्यूस मिलते रहेंगे अभी। उसमें सर एक बेनिफिट के बारे में थोड़ा मैं चाहूँगा आप बोलिए। जो पेमेंट की गारंटी है, जब एमएसएमई सेक्टर में आदमी जुड़ जाता है तो उसका पैसा मरता नहीं है और आई थिंक 45 डेज में मिल जाता है। तो थोड़ा सा बताएं सर उसके बारे में। सर रूल उन्होंने इनकम टैक्स में भी लास्ट बजट जो आया था उसके अंदर चेंज करा था। उन्होंने ये रूल बना दिया कि जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर से अगर कोई आप माल परचेज कर रहे हैं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से, तो उसका पैसा आपको विद इन 45 डेज आपको जो है पे कर देना है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो उतना अमाउंट आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है एमएसएमई सेक्टर को। डर नहीं रहेगा कि मेरा पैसा मरेगा नहीं। हाँ, उनको ये लगेगा कि मेरा पैसा मरेगा नहीं। और इसके अलावा आप देखिए कि एमएसएमई जो कोर्ट है वो एक अलग एक कोर्ट एस्टेब्लिश करी हुई है। अगर मेरा पैसा मरता है या मेरा पैसा डिले होता है मैं उस कोर्ट के अंदर जा सकता हूँ। उस केस में जो गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टेट बैंक का, उससे डबल रेट से मुझे वो विद इंटरेस्ट मुझे पैसा वो वापस हाथ मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस लगाई हैं ताकि वो पैसा एमएसएमई सेक्टर को टाइम से मिल सके, टाइम से मिले और जिससे वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। हाँ, अपने काम को आगे बढ़ा सके जी। सर एक सवाल और भी था कि अक्सर देखा ये जाता है कि मतलब जो स्टार्टअप होती हैं उनको सरकार ने पहले भी अभी भी बगैर सुरक्षा मानकों को लोन देने के लिए बात कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में कभी कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टार्टअप फेल हो जाए और सुरक्षा मानक न होने की वजह से पैसा फंस जाए बीच में? नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। उसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ने जो लोन्स के लिए जो दिया है वो कई सारी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। आजकल ये गारंटी दे चल रही है बैंक के अंदर। आपको अगर एमएसएमई को पैसे देना है, आपको बैंक उससे कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखना है कि अपने यहाँ जाए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार दे रही है, उसकी गारंटी सरकार दे रही है। ओके, ये दिक्कत है। तो वो अगर पैसा बैंक का हाँ, वो अच्छी बात है जी। बैंक का अगर पैसा किसी केस में डूबता है हाँ। तो वो पैसा जो है सरकार जो है भरपाई कर रही है। यस। दूसरी बात, अगर एमएसएमई अपना पैसे जो टाइम लीजिए पे कर देते हैं तो गवर्नमेंट ने जो फंडिंग है वो डबल कर दिया है कि जो नेक्स्ट उनको जो आप जो फंड दे सकते हो वो जो आप डबल फंड उनको जो दे सकते हो। तो अगर किसी का जो है रिकॉर्ड अच्छा रहता है रीपेमेंट करने में तो उसको बेनिफिट है, वो बैंक से और ज़्यादा पैसा ले सकता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब इसमें अर्थव्यवस्था को कहीं भी नुकसान होने की संभावना नहीं है। अच्छा सिंगर साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कई वर्षों से हैं। एक सवाल मेरा ये है कि अभी आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपका सौर ऊर्जा हो या आपका डिफेंस का मटेरियल बनाना हो या आपका ईवी इलेक्ट्रिक हो, सारी क्षेत्रों में तेज़ी से काम हो रहा है, राइट सर? बिल्कुल। क्या वजह है कि हमारा रुपया की वैल्यू अभी भी डॉलर के मुकाबले कम होती जा रही है? ये जनता का सवाल है सर। सर देखिए, डॉलर की वैल्यू डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू का जो असर आ रहा है वो केवल इसी चीज़ से नहीं आ रहा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इंडिया के अंदर जनरेट नहीं हो रही, जो इंडिया अभी नहीं बना रहा, वो सभी चीज़ें इंडिया बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा है। आज की डेट में भी एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है। इसीलिए वो रुपए की वैल्यू हमारी जो है डाउन जा रही है। जिस दिन हमारा एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होने लगेगा, इम्पोर्ट के हम बेस पे जो कम, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो ये है कि हम इंडिया को एक इंडस्ट्रियल हब बनाएं। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ इतनी होने लगे कि हम यहाँ से माल एक्सपोर्ट करें बाहर। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जिसको हम बनाएं। अब आप देखिए एप्पल आने लगा यहाँ, अब टेस्ला यहाँ आ रहा है, टेस्ला की गाड़ी यहाँ बनेंगी इंडिया में। तो हम टाइप जो भी जहाँ से भी कर रहे हैं वो ये टाइप कर रहे हैं कि आप यहाँ हमें आपसे इम्पोर्ट नहीं करना, आप हमारे यहाँ के बनाओ, अपनी टेक्निक आप यहाँ लेके आओ। तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग यही है कि हम अपने हर चीज़ के अंदर अब स्वावलंबी बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग बने। हाँ जी, खुद हम उसकी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो निश्चित तौर पे हमारा जो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। सर एक सवाल और भी था कि हर किसी से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, इनकम टैक्स के नाम पे हर कोई डरता है, हमारी आज भी जनता डरती है। तो इनकम टैक्स पेयर की संख्या कब बढ़ेगी हमारे भारत देश में? इतने 140 करोड़ देशवासी हैं लेकिन पेयर बहुत कम है सर। जी सर, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की हैं। अब आप ये देखिए ना कि एक बड़ा तबका जो खेती कर रहा है वो बाहर चले गए। बहुत सारे जो हमारे यहाँ क्या है कि वो डिपेंडेंट है, अब लेडीज़ हैं वो जो डिपेंडेंट है जेंट्स के ऊपर। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाने के लिए कई सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखिए इनकम टैक्स पेयर में जो लेडीज़ है उनका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो भी परसेंटेज इस तरह धीरे धीरे बढ़ेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी जी। अब गवर्नमेंट 12 लाख रुपए तक की जो इनकम की ये छूट कर दी है, लेकिन तो लोग छुपाएंगे नहीं। हाँ, लोग जो छुपाएंगे टैक्स पे नहीं करेंगे तो टैक्स पेयर के रूप में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो टैक्स पेयर के रूप में अपने आप ही
लोग अपने आप अब खुद आके कहते हैं कि हमें रिटर्न फाइल कर दीजिए, हमें कोई टैक्स चोरी नहीं करनी, जितना भी टैक्स बनता है हम जो है पूरा टैक्स जमा करने को तैयार है। तो ये धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है जी। जब अवेयरनेस आएगी तो धीरे धीरे टैक्स पेयर बढ़ेंगे धीरे धीरे। जितेंद्र जी, हापुड़ में आप बैठते हैं। हापुड़ बहुत पुराना शहर है उत्तर प्रदेश का। मेरा प्रयास है, मेरे चैनल का प्रयास है कि हापुड़ बहुत जल्दी एक क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बने। तो क्या मतलब योगी सरकार से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे कि हापुड़ की अस्मिता, यहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के भविष्य को देखते हुए क्या करना चाहिए? सर देखिए, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में अभी इंडस्ट्रीज़ नहीं है इतनी। जब ये इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी तो ये एरिया हमारा जो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो हमें तो उनसे अपील ये करनी है कि आप इंडस्ट्रीज़ के लिए नई नई स्कीम्स लेके आएँ, ताकि वो जो इंडस्ट्रियल्स हैं वो यहाँ ला के अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें। जब यहाँ सेटअप करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ ग्रोथ आएगी और यहाँ डेवलपमेंट होगा। कितनी आबादी होगी यहाँ पे हापुड़ की? हापुड़ की आबादी होगी जी लगभग 7-8 लाख की आबादी हमारी हापुड़ की है। ज़्यादा होगी सर? नहीं, ज़्यादा नहीं है सर, आसपास के एरिया में ला लें तो लगभग इतनी आबादी है अभी। अच्छा, हापुड़ की 8 लाख तक के आसपास होगी? हाँ जी, 8 लाख के आसपास आबादी है। ओके। और मेरे ख्याल से ये दिल्ली एनसीआर से बहुत सटा हुआ है जी। तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी तो और विकास बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो जॉब के लिए नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। जब यहाँ इंडस्ट्री हो तो बाहर क्यों जाएंगे? वो जो यहाँ करेंगे, जब यहाँ करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको यहाँ डेवलपमेंट मिलेगा। तो जितना डेवलपमेंट यहाँ होगा, वो डेवलपमेंट जो डिपेंड है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। जितनी इंडस्ट्रीज आएंगी डेवलपमेंट उतना यहाँ होगा। हाँ, इंडस्ट्री बहुत आवश्यक है सर। हाँ जी, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए, राइट? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और सर एक सवाल और भी था। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के आगार पे है। जी, गवर्नमेंट ने जो इतने सालों के जो प्रयास हैं वो अब जो फलीभूत हो रहे हैं। अब इंडिया का अपना जो कंजप्शन है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से हमारे जो जीडीपी है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो वो जीडीपी आज से 10 साल पहले हमारा लेवल कहीं और था, लेकिन आज हम देखें तो वो ग्रोथ करके हम कहीं पहुंच गए हैं। और ये ग्रोथ का जो इंजन है ये इंटैक्ट ऐसे ही बना रहेगा। हम बहुत जल्दी ये तीसरे नंबर पर पहुँचने वाले हैं। अभी हमने 5 नंबर पर क्रॉस करा है, तीसरे हम तीसरे पहुंच जाएंगे। और आगे आज जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक हम लोग विकसित बन जाएं, विकसित राष्ट्र के रूप में बन जाएंगे। जब विकसित राष्ट्र के रूप में बन जाएंगे तो हम उस लेवल को लेकर जो दूसरे लेवल पायदान तक हम जब पहुँच सकते हैं जीडीपी के मामले में। तो गवर्नमेंट की उसी तरह प्रयासरत है और सभी लोगों को सहयोग मिलेगा तो हम बिल्कुल उसे अचीव करेंगे। सर योगी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्रियल हब बनने पे इस वर्तमान में अभी भी सारे व्यवसायी संतुष्ट हैं? हाँ जी, को लेके? हाँ जी, व्यापारी यहाँ के बिल्कुल ये संतुष्ट हैं जी। जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, योगी जी ने जो सुरक्षा मुहैया करा रखी है उसको लेकर के यहाँ व्यापार में कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है उसकी तुरंत सुनवाई होती है। जब भी इस तरह की जो चीज़ें मिलेंगी, इस तरह का माहौल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा माहौल मिलेगा तो सब चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी जी। बस एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में आप यही चाहते हैं कि हापुड़ जो है एक हमारा इंडस्ट्रियल हब बने? जी सर, एक वित्त मंत्री जी से लिए मैं चाहूँगा आप अपील करें। एक इतना वर्षों का आपका अनुभव है कि बहुत सारी योजनाओं को बजट में शामिल किया गया, कुछ को नहीं भी किया गया। आपको क्या लगता है कि किसी और क्षेत्र को जो छोड़ दिया गया हो, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो? सर क्षेत्र तो ऐसा कोई जाए छोड़ा नहीं गया, लेकिन मेरी फिर अपील है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के केस में हमारे जो बड़े किसान हैं जिनकी बहुत बड़े बड़े इनकम है उसको भी इनकम टैक्स के दायरे में लेके आएँ ताकि वहाँ से भी राजस्व मिल सके और देश मजबूत हो सके। और देश का मजबूती में उनका योगदान चाहिए सर हमें। तो वो योगदान तभी मिलेगा जब वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। जो बड़े किसान हैं, राइट, बिल्कुल उनको जो किसानों के दायरे में लाना चाहिए इनकम टैक्स। जितेंद्र जी, जो पार्टनरशिप फर्म है जी, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अभी भी इनकम टैक्स ज़्यादा लगता है। आई थिंक 30% है। हाँ, 30% टैक्स। उसमें कुछ कम होने की अपील करेंगे? बिल्कुल कम करने की अपील करेंगे जी। जिससे कि जब हमारे प्राइवेट लिमिटेड फर्म हैं उनके ऊपर जो टैक्स रेट 25% है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के ऊपर 30% है। तो एक तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वो टैक्स रेट स्लैब रेट जो है वो सेम होना चाहिए। वहाँ उसको भी घटा के 25% पे लाना चाहिए। मैं उनसे अपील ये करूँगा कि उस टैक्स को घटा कर वहाँ 25% करें। राइट सर, बहुत अच्छा कहा सर। बस 2-3 सवाल और जितेंद्र जी। जीएसटी है जब से आया, मैं कहते अभी तक इसका ट्रिब्यूनल नहीं बन पाया? अभी नहीं बना था ट्रिब्यूनल। गवर्नमेंट शायद काम कर रही है ट्रिब्यूनल बनाने के ऊपर। बहुत जल्दी लेट नहीं हो गया? हाँ, लेट है जी काफ़ी। क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल बन जाता तो जो विवादों में पैसा फंसा हुआ है सर वो चलन में आ जाएगा। दूसरी बात क्या, अब होता क्या है जी, अब डायरेक्ट लोग जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो ट्रिब्यूनल लेवल पे खत्म हो जाएंगे। तो हाई कोर्ट पर जो बर्डन एक पड़ा हुआ है केसेस का, जीएसटी के केसेस का, वो कम हो जाएगा।
और नहीं, और मेन जो पैसा पेंडिंग है ना व्यापारी के पास है ना सरकार के पास है, जी। बीच में लटका। वो जब डिस्प्यूट खत्म होगा तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा उसमें। उसका पैसा चलन में तो आएगा, बिल्कुल चलन में आएगा जी। भाई मान लो हमारा जो पैसा डंप हुआ पड़ा है सर, वो जो चलन में आना जो जरूरी है। तो गवर्नमेंट को इस तरह बहुत तेजी से काम करना चाहिए कि वो जो ट्रिब्यूनल को जो बनाए तुरंत। अच्छा सर, आप जीएसटी का अपने दोनों देखते हैं? हाँ, मैं दोनों देखता हूँ जी। जीएसटी में क्या आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी का माल किसी और प्रदेश से पकड़ा जाता है जी तो सुनवाई उसकी वहीं होती है जी, तो इस कानून में कुछ बदलाव होना चाहिए? हाँ सर, बदलाव होना चाहिए। क्योंकि मेरी नज़र में ये है कि जहाँ व्यापारी का जुडिक्शन है वो केस उनको वहाँ ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं माल बाहर पकड़ा जा रहा है तो व्यापारी को वहाँ आने के में जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटर तरीका ये है कि अगर अपने जुडिक्शन में काम होगा तो वो व्यापारी को यहाँ लोकल में ही वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। तो कायदे ये है कि वो जो केस है वो ट्रांसफर कर देना चाहिए अपने लोकल जुडिक्शन के अंदर, जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। जी बिल्कुल, जहाँ उनका रजिस्ट्रेशन हो, जिसका समय बचे और वो अपनी अच्छी तरह से न्याय पा सके। राइट। हाँ जी। सर जीएसटी को लेकर एक सवाल, वैसे तो सवाल अगर हम बात करेंगे तो पूरा दिन कम बढ़ जाएगा जी। सर जो स्लैब रेट है लोअर, जैसे कि फ्रीज या मोटरसाइकिल या आवश्यक वस्तुएं हैं, इस पर क्या स्लैब रेट कम होना चाहिए? गवर्नमेंट की शायद मैंने अभी ये देखा था कि कोई प्लानिंग अभी चल रही है कि 12% वाला जो रेट है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। उसमें से कुछ आइटम 18% में शिफ्ट कर देंगे, कुछ आइटम वहाँ से 5% में शिफ्ट कर देंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील ये है कि जो जीएसटी के हायर रेट हैं उन हायर रेट को धीरे धीरे कम करने की तरफ जो ध्यान दें और रेट को कम करें। जितना वो कम करेंगे उतना कम होने से राजस्व घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा जी। और सर जो हायर रेट है 28%, मान लीजिए प्रधानमंत्री का एक सपना है हर किसी के घर बने, लेकिन सीमेंट पर 28% है, तो कैसे बनेगा? हाँ, तो सही बात है जी। वो जो जहाँ भी हायर रेट है गवर्नमेंट को एक बार सभी चीज़ रेटों का दोबारा से चिन्हीकरण करना चाहिए कि कौन से आइटम हमारे नेसेसिटी में जा रहे हैं। जितनी भी हमारी नेसेसिटी की चीज़ें हैं उस पर रेट हमारा कम से कम होना चाहिए। जो भी लग्जरीज चीज़ें उन पर आप रेट हाई रखें, वो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी पर आप 28% रख रहे हैं, 40% रख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, आप रखिए। लेकिन जो नेसेसिटी है सीमेंट है, सीमेंट पर तो कम रेट कम होना चाहिए। लोहे पर रेट कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन में काम आ रही हैं। लेकिन सरकार उसको बिल्डर की नज़र से देखती है जी। सीमेंट हाई राइज सोसाइटी बनाते हैं उस पर 28% होना चाहिए। बिल्कुल जी। अब कोई बिल्डर जब बिल्डिंग बना रहा है, चाहे वो जो रोड बना रहा है, पुल बना रहा है, कुछ बना रहा है, 18% जीएसटी सर, 18% बहुत हाई जीएसटी है। इसको कम करना चाहिए, कम करना चाहिए ना। उसको 5% या 18% जीएसटी 12% पे ले आना चाहिए रेट को। उसको ये जो 28% है उसको मैक्सिमम 28% अगर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है जी। राइट सर। एक सवाल मैं सभी से पूछता हूँ, आपकी जो संस्थान है बहुत प्रतिष्ठित है सर, अभी तक चाहे वो और बहुत सारी परीक्षाएं हैं लीक हो जाती हैं, लेकिन आपकी परीक्षा कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट लीक नहीं होती, बड़ा सम्मानीय है सर। तो क्या वजह था इसमें? शायद रिजर्वेशन भी नहीं है कि आपने इतना कठिन परिश्रम करके इस प्रोफेशन को चुना, आपने क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पसंद किया आपने? सर ये हमारे फादर का विज़न था। उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ तुम जो सी की तरफ अपना रुझान जो दिखो। और जब हम इसमें आए तो हमारे भी उसके अंदर इंटरेस्ट ऐसा जाग गया कि हम लोग फिर इसमें पूरी तरह से हम इसमें लग गए। तो विज़न हमारे फादर का था जिससे एग्जीक्यूट हमने करा, पूरा किया आपने जी। पापा के सपनों को पूरा किया। पापा जी संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। सर अभी जो गाजियाबाद ब्रांच का चुनाव हुआ है तो उस कार्यकारिणी को कुछ शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहूँगा जी। जो पिछली कार्यकारिणी थी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा। उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है कि भी इंस्टीट्यूट के जो काम हैं वो इस तरह से कर रहे हैं और मेंबरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बहुत काम करा। तो जो अब जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और साथ साथ ये भी अपेक्षा रखते हैं कि वो मेंबरों के लिए और स्टूडेंट के लिए उससे भी पिछली कार्यकारिणी से भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के साथ, रोड जी के साथ, हर किसी को आपकी शुभकामनाएं सर जी। होली आ रही है सर, देशवासियों को होली की क्या शुभकामना संदेश देंगे? सर होली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। और जितने जैसे कलरफुल हमारे होली के कलर हैं इसी तरह से कलर के साथ साथ जो जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको भी जो है कलर के साथ साथ वो सब खुशियाँ मिले उन्हें, उसी रंग बिरंगी भावनाओं के साथ जी अपनी होली मनाया है। बिल्कुल होली मनाया सर, वो खुश होकर होली मनाया अच्छे से। सर नंदा जी को लास्ट में दे दीजिए, वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बने हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच के। बिल्कुल, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर उनके साथ। जी 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 सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद।